नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान की राज व्यवस्था है, इसके अंदर पंचायती राज, नगरीय निकाय, जिला प्रशासन और जो प्रमुख आयोग हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें पंचायती राज है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है, ऑप्शन दे रखे हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन की। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा है वह इसके अंदर 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वां जो संविधान संशोधन है यह हुआ था 1992 के अंदर, और जो पंचायती राज हैं इनको इसमें संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया था। पंचायती राज हैं इनके लिए कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, 243 से 243 ओ तक। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। इसमें पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची है वह जोड़ी गई, और संविधान में 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद हैं वह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत पंचायत हैं इनको संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया था। तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 है, इसके अंदर 243 से 243 ओ तक जोड़े गए 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और पंचायत जो हैं इनको संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है वह पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची है वह जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। 11वीं अनुसूची है यह पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। कुछ कमेटियां हैं वह दे रखी हैं, इनके बारे में बताना है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति है यह किससे संबंधित है, कौन से विषय से संबंधित है। तो यह पंचायती राज की मूल व प्रशासनिक जो संरचना है इसके लिए इससे ये संबंधित है। उसके बाद में है एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी जो समिति है यह किससे संबंधित है। तो यह पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्शक्तिकरण है, इससे संबंधित है। उसके बाद में है हनुमंत राय कमेटी, यह जिला स्तरीय योजना का स्वरूप है, इससे संबंधित है। के संथानम समिति है यह पंचायती राज के लिए वित्त अध्ययन है, इससे संबंधित है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 3। ऑप्शन नंबर 3 है वह सी है जो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज, ये पंचायती राज है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन है यह पंचायती राज संस्था है इनके लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, यह कथन सत्य है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत है वह राजस्थान के अंदर ही हुई थी। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, यह कथन है वह असत्य है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है यह लागू हुआ था 1993 में, 1993 में यह लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, यह कथन सत्य है। 11वीं अनुसूची है इसके अंदर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनको 29 विषय हैं वह दिए गए हैं। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, यह कथन असत्य है। ग्राम पंचायत जो है इनमें चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है आप सभी जानते हैं 21 वर्ष वह होती है। तो इसमें 2 और 4 कथन हैं यह सत्य हैं। ये क्वेश्चन है वह डिलीट किया गया है। 2 और 4 जो कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? ग्राम सभा की परिभाषा है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर दी गई है? अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क और अनुच्छेद 243 ख। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, अनुच्छेद 243। पंचायती राज जो है इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 243 है, इसके अंदर दी गई हैं परिभाषाएं। 243 जो आर्टिकल है इसके अंदर परिभाषाएं हैं, इनके बारे में बताया गया है। 243 ए है, इसके अंदर ग्राम सभा है, इसके बारे में बताया गया है। ग्राम सभा की यदि परिभाषा पूछे तो आर्टिकल 243 है वह सही होगा। ग्राम सभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 243 ए है वह सही होगा। आगे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 243 बी। 243 बी है, इसके अंदर पंचायतों का जो गठन है इसके बारे में बताया गया है। पंचायतों का जो गठन है इसके बारे में बताया गया है। 243 सी है, इसके अंदर पंचायतों की जो संरचना है इसके बारे में बताया गया है। पंचायतों की जो संरचना है इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 डी है, इसके अंदर स्थानों का जो आरक्षण है इसके बारे में बताया गया है। आरक्षण है इसके बारे में बताया गया है। ई है, इसके अंदर पंचायतों की जो अवधि है, 243 ई है, इसके अंदर जो पंचायतों की अवधि है, इनका कार्यकाल है, इसके बारे में बताया गया है। 243 एफ है, इसके अंदर जो सदस्यों की निर्भरताएं हैं इनके बारे में बताया गया है। जी है, इसके अंदर पंचायत की जो शक्ति है उसके जो उत्तरदायित्व हैं इनके बारे में बताया गया है। इनकी शक्ति, अधिकार और जो उत्तरदायित्व हैं इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद में है एच। एच जो है इसके अंदर किसका उल्लेख है वह किया गया है। इसमें पंचायतों की जो कर अधिरोपित करने की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 243 आई। इसके अंदर वित्तीय स्थिति के लिए इनके लिए वित्त आयोग है, इसका गठन है वह किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनके लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है वह कौन से आर्टिकल में है तो 243 आई के अंदर यह मिलता है। आर्टिकल 243 जे है, इसके अंदर पंचायत के जो लेखा हैं उनकी संपरीक्षा है, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 के है, इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। पंचायतों का निर्वाचन है वह किसके द्वारा करवाया जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। आर्टिकल 243 एल है, इसके अंदर जो पंचायती राज हैं इनके प्रावधान है वह कहाँ कहाँ पर लागू होंगे इसका उल्लेख है वह किया गया है। उसके बाद में है 243 एम, इसके अंदर इसके प्रावधान है वह कहाँ पर नहीं लागू होंगे, कुछ कतिपय क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 243 एन है, इसके अंदर पंचायती राज के जो प्रावधान है वह निरंतर बने रहना इसका उल्लेख है वह किया गया है। उसके बाद में है 243 ओ, निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनका न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करना, इसका वर्णन है वह 243 ओ के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है? यदि ग्राम सभा की परिभाषा पूछे तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा की परिभाषा पूछे तो आर्टिकल 243 होगा। यदि ग्राम सभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है तो आर्टिकल 243 ए के अंदर बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा प्रावधान या अनुच्छेद युग्म गलत है? वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 झ या 243 आई के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है, यह सत्य है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क यह असत्य है। 243 क है, इसके अंदर ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा के बारे में बताया गया है तो 2 है वह इसके अंदर असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी है वह देता है? 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी है वह देता है। तो अभी हम पीछे आर्टिकल पढ़ के आए हैं, कौन से अनुच्छेद में जो आरक्षण है उसका
प्रावधान है वह किया गया है, तो वह किया गया है 243 डी के अंदर स्थानों का आरक्षण है, इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 1 है वह सही होगा। अगला है निम्नांकित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना है वह हुई थी। कौन से वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है यह अधिनियमित हुआ था और पूरे राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों की स्थापना है वह हुई थी? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? 1954, 1952, 1973, 1953। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 1953 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 है वह पारित किया गया था और 1 जनवरी 1954 को यह पूरे राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों की स्थापना है वह इस अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प है इसका चुनाव करना है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही व उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना है वह की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वह इसके अंदर सही है। तीसरा, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं कि 1953 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है इसको पारित किया गया और 1954 के अंदर 1 जनवरी 1954 के अंदर यह पूरे राजस्थान के अंदर लागू हुआ और जो ग्राम पंचायतें हैं इनकी स्थापना है वह की गई थी। तो ये 3 नंबर है यह असत्य कथन है, 1 और 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1958 से पहले का समय का ग्राम पंचायत अधिनियम था, यह कथन पीछे भी आया था, यह कथन सत्य है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए, यह कथन भी सत्य है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू है द्वारा बगदरी नागौर है यहां से की गई थी। अगला ऑप्शन है 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। तो ये वापस वही कथन दे रखा है। 1954 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है यह 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज पद्धति है इसको अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया था जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी गांव नागौर से। तो 1959 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? कौन से राज्य के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज है वह लागू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है यह लागू हुई थी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनका मध्यवर्ती स्तर है वह कौन सा है? सबसे उच्च स्तर जो होता है वह होता है जिला परिषद। जिला परिषद है यह सबसे उच्च स्तर होता है। उसके बाद में जो मध्यम स्तर होता है वह होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति है यह सबसे मध्यम स्तर होता है।
और उसके बाद सबसे निम्नतम स्तर जो है वह होता है ग्राम पंचायत। सबसे निम्नतम स्तर है वह होता है ग्राम पंचायत। तो मध्यम स्तर कौन सा होगा? पंचायत समिति। अगला है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था है वह कौन सी नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो आप सभी जानते हैं नगर पालिका जो है यह एक नगरीय निकाय की संस्था है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला है पंचायतों की अवधि है। पंचायतों की जो अवधि है इसका उल्लेख है वह किया गया है आर्टिकल 243 के अंदर, और इनकी अवधि जो है यह प्रथम बैठक जो है उसे 5 वर्ष की होती है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इनकी अवधि है वह होती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान के अंदर पंचायत समिति का जो प्रधान है वह अपना इस्तीफा किसको देता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को देता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच जो हैं वह अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति का प्रधान और जिला कलेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। विकास अधिकारी हैं उनको यह इस्तीफा है वह दिया जाता है। बीडीओ जो होते हैं उनको ही अपना इस्तीफा है वह देते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान के अंदर जिला आयोजना जो समिति है इसके अंदर कितने सदस्य हैं वह होते हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? 35, 30, 40 और 25। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसके अंदर टोटल 25 सदस्य हैं वह होते हैं। 25 सदस्य हैं, इसमें से 20 सदस्य जो हैं वह होते हैं निर्वाचित। 20 जो सदस्य हैं वह इसके अंदर होते हैं निर्वाचित। 3 सदस्य हैं वह होते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य होते हैं, और 2 सदस्य हैं यह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिला आयोजना जो समिति है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 243 ZD के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में जिला आयोजना जो समिति है इसका अध्यक्ष है वह कौन होता है? ऑप्शन दे रखे हैं जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? जिला आयोजना समिति है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला प्रमुख द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विशेष सूचीबद्ध हैं? राजस्थान की जो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के लिए जोड़ी गई थी उसमें कितने विषय हैं वह सूचीबद्ध हैं? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 29। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा विषय है वह सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं पशुपालन, लघु उद्योग, कांजी हाउस, बाजार व मेले। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 कांजी हाउस है यह पंचायती राज के विषयों से संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अग्निशमन सेवाएं। तो कौन सा विषय है वह इससे संबंधित नहीं है? अग्निशमन सेवाएं। अग्निशमन सेवाएं हैं यह 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है। 11वीं जो अनुसूची है इसके अंदर 29 विषय दिए गए हैं। उसमें से कौन कौन से विषय हैं? तो गरीबी उन्मूलन है इसके बारे में बताया गया है। महिला व बाल विकास है इसके बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य सफाई है इसके बारे में बताया गया। सड़कें, नालियां, ग्राम आवास, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन, कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई जो है इसके बारे में बताया गया है। तो ये सभी आप याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व है। पंचायती राज संस्थाओं के अंदर चुनाव करवाने का दायित्व है वह किसका है? तो यह है राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कौन से आर्टिकल के अंदर यह उल्लेख है वह किया गया है? पंचायती राज का निर्वाचन है, इसका उल्लेख आर्टिकल 243 के अंदर किया गया है। इनका जो निर्वाचन है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। अगला है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। राजस्थान राज्य के अंदर सादिक अली जो समिति है इसका संबंध है वह किससे था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से, उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है सादिक अली समिति। सादिक अली जो समिति है यह 1964 के अंदर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके लिए दलीय निर्वाचन की जो अनुशंसा है वह कौन सी समिति द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, सादिक अली समिति और के संथानम समिति। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, अशोक मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वह किससे है? तो ये आप सभी जानते हैं, स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? स्थानीय शासन के जो निकाय हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश है वह कौन सी समिति द्वारा दी गई थी? तो वह दी थी PK थुंगन समिति। अगला है, ग्राम सभा का गठन होता है, पंच उप सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ग्राम पंचायत का जो गठन है वह ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य हैं उनके द्वारा ग्राम सभा का गठन है वह किया जाता है। अगला है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है 2 क के अंदर किसके गठन का प्रावधान है वह किया गया है? वह किया गया है ग्राम सभा के। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी वयस्क जो नागरिक हैं उनके समूहों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? ग्राम सभा जो है इसकी गणपूर्ति है वह कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? कौन सा नियम है यह ग्राम सभा की संयुक्त बैठक है इनका प्रावधान है वह करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999, राजस्थान में पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का जो प्रावधान है वह राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 है, इसके अंदर यह ग्राम सभा की बैठकों का प्रावधान है वह करता है। और ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता है वह की जाती है सरपंच द्वारा। अध्यक्षता है वह की जाती है सरपंच द्वारा। अगला है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की
जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यदि ग्राम सभा की बैठक में सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हैं तो कोई भी वहां पर उपस्थित सदस्य हैं जिनको ग्राम सभा के सदस्य चुन लेते हैं, वही उसकी अध्यक्षता है वह करता है। अगला है ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है। न्यूनतम बैठक है वह कितनी अनिवार्य है ग्राम सभा में। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 और 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 बैठक है वह अनिवार्य है। अगला है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम जिसको बोलते हैं पेसा एक्ट, पेसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पेसा एक्ट है वह इसका संबंध है वह किससे है? तो इसका संबंध है वह पंचायती राज सशक्तिकरण से है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है वह असत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार जो पेसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, यह कथन सत्य है। पेसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, यह कथन भी सत्य है। पेसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, यह कथन असत्य है। लागू किया गया था 10 राज्यों में। 3 नंबर ऑप्शन है यह असत्य है। अगला है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है? इसमें से कौन सी परिस्थिति है जिसके अंदर ग्राम सभा की बैठक है वह बुलाई जाती है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? कौन सी धारा के अंदर संशोधन हुआ और ग्राम सेवक जो हैं इनके स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है इसका पद है, ग्राम सेवक के स्थान पर इसका नाम है वह ग्राम विकास अधिकारी किया गया था? कौन सी धारा के अंदर हुआ था ये? तो ये हुआ था धारा 89 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव है वह कौन होता है? तो यह होता है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम सेवक हैं इनको वर्तमान में तो आप सभी जानते हैं ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अगला है वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित हुए हैं? ये क्वेश्चन उस समय का पूछा गया है, लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें 2015 तक 10 बार हुए थे, एक बार 2020 के अंदर पंचायती राज हैं इसके चुनाव हो गए हैं, तो वर्तमान की बात करें तो 11 बार इनके चुनाव है वह हो चुके हैं। अगला है वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त जो अनुदान है वह किसे दिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और कलेक्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया था? 23 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, यह राजस्थान के अंदर अस्तित्व में आया था। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन जो समिति है इसका अध्यक्ष है वह कौन होता है? तो ये होते हैं जिला प्रमुख।
अगला है राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का जो कार्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। अगला है कि निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? कौन से शहर के अंदर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वह स्थित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मंडोर, अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सिरोही में नहीं है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो मंडोर के अंदर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है, डूंगरपुर है यहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है और उदयपुर के अंदर स्थित है और जोधपुर के अंदर स्थित है। मंडोर जोधपुर के अंदर। अगला है इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जो संस्थान है यह जयपुर के अंदर स्थित है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान एवं ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया। समस्त वर्णित कथन, तो चारों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। चारों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं? कौन सा सही होगा? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? पंचायत समिति की जो संरचना का उल्लेख है वह कौन सी धारा के अंदर किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, धारा 13 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला है निम्न में कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? इसमें से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ऑप्शन दे रखे हैं बिक्री कर, संपत्ति कर, भूमि कर और आय कर। कौन सा सही होगा? भूमि कर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? मनरेगा के लिए क्रियान्वयन और आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार है वह होता है? तो ये होती है ग्राम पंचायत। 3 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है? किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है वह इसका उल्लेख कौन सी धारा के अंदर किया गया है? तो इसका उल्लेख मिलता है धारा 94 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, इसकी शक्तियों का उल्लेख है वह कौन सी धारा के अंदर किया गया है? तो यह उल्लेख मिलता है धारा 84 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? कितने सदस्य हैं वह निर्वाचित होंगे? 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य हैं वह निर्वाचित होंगे? ऑप्शन नंबर 4 17। अगला है ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। ग्राम सभा की किसी बैठक के अंदर संकल्प पारित करने के लिए जो आवश्यक संख्या है वह कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। अगला है राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक हैं इनकी आवश्यकता है वह होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता है वह होती है। अगला है यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। उसका निर्वाचन है वह कब होना चाहिए? 6 माह के अंदर, विघटन के 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन है वह होना चाहिए। अगला है कौन सा कथन असत्य है? पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। यह कथन सत्य है।
शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, यह कथन असत्य है। 5 वर्ष के कार्यकाल तक नहीं, जो शेष कार्यकाल बचा है उस तक ही वो रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन होना अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3% आरक्षण अनिवार्य है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है वह डिलीट किया गया था, क्योंकि इसमें सभी कथन है वह सत्य थे। ये चारों कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई पंचायत का उद्देश्य है। राजस्थान के अंदर ई पंचायत है, उसका क्या उद्देश्य है? पंचायती राज विभाग की उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया का सुव्यवस्थीकरण, ग्रामीण समस्याओं का मात्रात्मक व एकत्रीकरण। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वह इसके अंदर सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति। जिला आयोजन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जिला आयोजन जो समिति है इसके संबंध में कौन सा कथन है वह विचार करना है कथनों पर। पहला ऑप्शन है, इसका उल्लेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के अंतर्गत किया गया है, यह कथन सत्य है। प्रत्येक जिले में इस समिति का गठन अनिवार्य है, यह कथन भी सत्य है। इसके 2/3 सदस्य जिला पंचायत व नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों से होते हैं, ये कथन असत्य है। इसके 4/5 सदस्य, मतलब इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं, उसमें से 20 सदस्य हैं वह यहाँ से निर्वाचित होंगे। समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। तो 3 नंबर है यह इसके अंदर असत्य है। अगला है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं है? तीनों स्तर पर सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, यह है इसके अंदर अनिवार्य नहीं है। अब हम नगरीय प्रशासन है इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह कब अस्तित्व के अंदर आया था? ऑप्शन दे रखे हैं, 1 जून 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को, 30 जनवरी 1993 को। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 1 जून 1993 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो नगर पालिकाओं के बारे में है? तो वह होगी 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में है, 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है। वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में है 13 नगर निगम। वर्तमान में 13 नगर निगम है। अगला है, अनुच्छेद 243F या 5 में क्या वर्णित है? 243F या 5 है, इसके अंदर क्या वर्णित है? तो इसमें नगर पालिका जो सदस्यता के लिए जो निहरताएं हैं उसका उल्लेख है वह किया गया है। नगर पालिकाओं का जो गठन है इसका उल्लेख है वह 243 है या क्यों के अंदर है वह मिलता है। नगर पालिका की जो शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 243 ब या डब्ल्यू के अंदर मिलता है। नगर पालिका के अंदर सीटों का जो आरक्षण है इसका उल्लेख 243 न या टी के अंदर मिलता है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243R नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, 243S वार्ड समितियों का गठन व संरचना, 243ZE महानगर योजना समिति का गठन, 243ZC जिला योजना समिति का गठन। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। 243ZC जो है वह इसका कुछ कतिपय क्षेत्रों के अंदर लागू होना उसका उल्लेख है वह इसके अंदर मिलता है। जिला योजना समिति है इसका उल्लेख 243ZD के अंदर किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत है वह करता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, 243 भ में इसका उल्लेख है वह किया गया है।
अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन है वह किया गया है। महानगर योजना के लिए समिति का जो गठन है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है, तो यह मिलता है अनुच्छेद 243 ये और ड 243 ZE के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है। अगला है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई है। राजस्थान के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना है वह कहां पर की गई है, तो यह नशीराबाद के अंदर। अगला है आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई। आबू के अंदर प्रथम नगर पालिका है वह कब स्थापित की गई थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 1864 के अंदर। अगला क्वेश्चन है 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य के किस प्रकार की नगर पालिकाओं में गठन का प्रावधान नहीं है। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है वह नहीं है, तो आप सभी जानते हैं नगर पालिका परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत और टाउन एरिया समिति। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 टाउन एरिया समिति, टाउन एरिया समिति। अगला है नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है। नगर निगम है इनकी सभा की अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है मेयर, उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय है यह जिला परिषदों में कब कर दिया गया था, तो यह किया था 2003 में। अगला है राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए। नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा है वह क्या होनी चाहिए, 5 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो इसके अंदर अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए 1, 2 और 3 है वह इसके अंदर सही होंगे। 1, 2, 3 है वह इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं इन तीनों के आरक्षण का प्रावधान है वह करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य है वह नगरीय निकायों का नहीं है। जन स्वास्थ्य, अग्निशमन, गरीबी निवारण, आबकारी नियमन। कौन सा होगा, आबकारी नियमन है वह इनका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिला प्रमुखों को जिला विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया था। जिला प्रमुख है इनको जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष है वह कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 30 जनवरी 1999 को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट मनोनीत है वह किए जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, दे रखे हैं 10, 12, 8 और 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 8 सदस्य। नगर निगम के अंदर कितने किए जा सकते हैं, नगर निगम के अंदर कितने होंगे, तो नगर निगम के अंदर होंगे 12। नगर पालिका बोर्ड जो सबसे निमंतर है इसके अंदर कितने होंगे, तो नगर पालिका बोर्ड के अंदर होंगे 6 व्यक्ति। ये भी आप याद रखना। अगला है राजस्थान में नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी। गणपूर्ति है वह कितनी होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/4, 1/3, 2/3, 10वां भाग। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 3/4। अब हमें जिला स्तरीय जो प्रशासन है इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर है वह क्या क्या कार्य करता है। ऑप्शन दे रखे हैं कानून व व्यवस्था बनाए रखना,
पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना और भू राजस्व एकत्र करना। तो कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, 4 है वह इसके अंदर सही होगा। भू राजस्व एकत्रित करना यह कार्य है जिला कलेक्टर का भू राजस्व अधिकारी के रूप में। तो इसमें जिला दंड नायक या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर हैं, वे कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण कार्य है, कानून व्यवस्था का रख रखाव भी इनका कार्य है, यह आयकर का एकत्रीकरण इनका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। जिला कलेक्टर हैं वह आयकर का एकत्रीकरण नहीं करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी रखना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना इनका कार्य नहीं है। अगला है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य वह होता है? जिला कलेक्टर है वह आप सभी जानते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं, वह होते हैं। अगला है, किसी जिले में प्रमुख मतगणना अधिकारी माना जाता है? किसी भी जिले के अंदर प्रमुख मतगणना अधिकारी है वह जिला कलेक्टर होते हैं। अगला है, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है? जिला महिला सहायता समिति है, इसकी अध्यक्षता भी जिला कलेक्टर द्वारा ही की जाती है। अगला है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में उनकी पद स्थापना है वह कब की गई थी? कब की गई थी? 2009 में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद है वह किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1772 में। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा है वह कहा है? जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा है वह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा है रजनी कोठियारी ने। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा है वह कहा है। यह ऑप्शन है वह असत्य है। कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा है वह रजनी कोठियारी द्वारा कहा गया है। अभी पीछे क्वेश्चन किया है, रजनी कोठियारी हैं, इन्होंने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा है वह कहा है। रेमजे मैकडोनाल्ड हैं, इन्होंने कलेक्टर के बारे में क्या कथन दिया है? तो इन्होंने जिलाधीश की तुलना है वह की है कछुए से। जिलाधीश की जो तुलना है वह इनके द्वारा कछुए से की गई है, जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। ये रेमजे मैकडोनाल्ड का कथन है। अगला है, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वह बनाया गया था? कौन से अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर हैं उनको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वह बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वह कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होते हैं, यह आप याद रखना। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले हैं उनका सर्वेक्षण करवाना किसका कार्य है वह होता है? तो यह होता है उपखंड अधिकारी, एसडीएम या एसडीओ का। अगला है, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? राजस्थान के अंदर कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर पटवारी की ट्रेनिंग स्कूलों की बात करें तो टोंक के अंदर है, देवखेड़ा अलवर के अंदर है, कोटा के अंदर है, देवबारी उदयपुर के अंदर है, जोधपुर में भी है और गजसिंहपुर गंगानगर के अंदर भी स्थित है। अगला है, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? राज्य प्रशासन के अंदर जो जिलाधीश हैं इनका प्रथम उच्च अधिकारी है वह कौन होता है?
ऑप्शन दे रखे हैं गृह आयुक्त, संभागीय आयुक्त, कार्मिक आयुक्त, मुख्य सचिव। कौन सा होगा? संभागीय आयुक्त। प्रशासन की यदि हम बात करें तो राज्य के अंदर राज्य है इसको बांटा जाता है संभागों में, संभागों को बांटा जाता है जिलों में, जिलों को बांटा जाता है उपखंडों में, उपखंडों को बांटा जाता है तहसीलों में, तहसीलों को बांटा जाता है उप तहसीलों में, उप तहसीलों में। राज्य प्रशासन के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी है वह होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद संभागों का होता है संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त के नीचे होता है जिला कलेक्टर या जिलाधीश। उपखंडों पर होता है उपखंड अधिकारी एसडीएम, उपखंड अधिकारी एसडीएम या एसडीओ। तहसीलों पर होता है तहसीलदार, तहसीलदार, और इसके बाद में होता है उप तहसीलदार, और सबसे नीचे ही नीचे होता है वह होता है पटवारी। तो ये होते हैं। तो इसने पूछा है राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च, तो जिलाधीश का, जिला कलेक्टर का प्रथम उच्च है वह होगा संभागीय आयुक्त। अगला क्वेश्चन है किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधीश की है? जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, संकटकालीन के प्रशासक के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। जिला कलेक्टर हैं वह विकास अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है? राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी एसडीएम होता है, उपखंड अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखाई पड़ता है? कौन से में पड़ता है? मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है सरकार की आंख, कान और बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? सरकार की आंख, कान और बाहों की भांति जिले में कार्य करता है जिलाधीश या कलेक्टर। अगला है उपखंड अधिकारी का रूप में निम्न में से कौन सा दायित्व नहीं है? उपखंड अधिकारी का कार्य कौन सा नहीं है? उपखंड में कृषि उत्पादक का आंकलन करना, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना, भू राजस्व वसूली के संबंध निर्देश प्रदान करना, जिला प्रशासन को निर्देश देना। ऑप्शन नंबर 4 है वह सत्य होगा। उपखंड अधिकारी है यह जिला प्रशासन को निर्देश नहीं देता है। जिला प्रशासन के जो प्रमुख होते हैं जिलाधीश हैं वह इनको आदेश दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पटवारियों का निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? तहसील में उपस्थिति, तहसीलदार पर नियंत्रण करना, ग्राम सेवक पर नियंत्रण करना, अपने अधिकार क्षेत्र की अकाल रिपोर्ट तैयार करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तहसीलदार पर नियंत्रण ये नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर होगा। ग्राम सेवक पर नियंत्रण इनका होता है, तहसील में उपस्थिति और अकाल रिपोर्ट ये तीनों इसमें सही है। अगला है नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? नायब तहसीलदार हैं ये करते हैं तहसीलदार के निर्देशन में कार्य। तहसीलदार हैं वह करते हैं उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य। उपखंड अधिकारी हैं वह करते हैं जिलाधीश के निर्देशन में कार्य। अगला है पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की नियुक्ति है वह राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। अगला है प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जिला, खंड, पंचायत समिति तो नहीं होगा, तहसील। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। जिला है यह बढ़ता है उपखंडों में, उपखंड है यह तहसीलों के अंदर, तो तहसील है वह इसके अंदर सही होगा। सबसे पहले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है वह हुई थी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के है। इसके तहत पंचायती राज चुनावों के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। 243 के या 243 ट शहरी निकाय हैं, इनके लिए अनुच्छेद 243 ZA, हिंदी में य और क। तो भारतीय संविधान के अंदर पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 के व शहरी निकायों के लिए
अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना है वह की गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है एक वैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक कार्यपालिका संस्थान, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई। राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक सदस्यीय आयोग है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। यह ऑप्शन सत्य है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। यह ऑप्शन है यह असत्य है। यह केवल एक सदस्यीय आयोग है, केवल एक सदस्यीय आयोग है। 2 नंबर ऑप्शन है यह असत्य है। तीसरा ऑप्शन है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यह कथन सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग है, इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वह होता है। अगला ऑप्शन है, यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन है यह सत्य है। 2 नंबर है यह असत्य है। यह बहुसदस्यीय नहीं है, यह केवल एक सदस्यीय आयोग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही निर्णय का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है। यह कथन सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग है यह पंचायती राज और नगर पालिका है, इनके चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है और इनके चुनाव है वह करवाता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना, यह कथन भी सत्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य, यह कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। यह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है और उनके चुनाव है वह करवाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन जुलाई 1994 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजस्थान के वर्तमान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह श्री मधुकर गुप्ता हैं। 7वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह श्री मधुकर गुप्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये अगस्त 2022 से इनकी नियुक्ति है वह की गई है। राजस्थान राज्य आयोग के अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह अमर सिंह राठौड़ थे। अमर सिंह राठौड़ थे। इनका कार्यकाल है वह सर्वाधिक कार्यकाल था। दूसरे नंबर पर NR भसीन हैं, यह राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे और इनका कार्यकाल है वह न्यूनतम रहा था। उसके बाद इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा और वर्तमान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह मधुकर गुप्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर किया गया था? ईवीएम मशीन के अंदर जो नोटा बटन है इसका प्रयोग है वह 2013 के अंदर 14वीं जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 14वीं विधानसभा के अंदर ईवीएम के अंदर नोटा बटन है उसका यूज है वह किया गया था। ईवीएम मशीन का यूज कब किया गया था चुनावों के अंदर? तो ईवीएम मशीन का जो यूज है वह 11वीं जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1998 में, इस समय सर्वप्रथम ईवीएम मशीन का प्रयोग है वह किया गया था। 1998 में 11वीं विधानसभा में सर्वप्रथम ईवीएम मशीन का प्रयोग है वह किया गया था। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का प्रयोग है वह 14वीं विधानसभा के अंदर 2013 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उसी
तरह हटाया जाता है जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है, यह कथन भी सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीनों ही कथन सत्य हैं। अब हमें राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, इसके बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक सांविधिक निकाय है, यह कथन सत्य है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, यह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। दोनों ही कथन सत्य हैं। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, यह कथन असत्य है। इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह श्री M.D. कोरानी थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष M.D. कोरानी 18 अप्रैल 2006 को बने थे। उसके बाद T. श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता और वर्तमान के अंदर जो 5वें राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह है मोहनलाल लाठर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्य सूचना आयुक्त हैं और राज्य सूचना जो मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त मैक्सिमम राज्य सूचना आयुक्त हैं वह 10 हो सकते हैं अधिकतम, और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? तो समिति के अंदर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हैं वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री हैं वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के अंदर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कोई भी एक कैबिनेट मंत्री है वह भी इस समिति का सदस्य होता है। तो इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है वह करता है। तो इसमें ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, सत्य कथन है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, यह कथन असत्य है। राज्य विधानसभा में विरोधी दल या विपक्ष का नेता, यह भी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, ये इस समिति के सदस्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अंदर मुख्यमंत्री अध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई भी कैबिनेट का एक मंत्री है वह इस समिति का सदस्य वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष होता था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया और इनका कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह किया गया। तो वर्तमान में कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है और राज्यपाल ही स्वयं इनको हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राज्य सूचना आयोग है, यह सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 रुपए की राशि का जुर्माना है वह आरोपित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, यह कथन सत्य है। राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। 250 रुपए प्रतिदिन करता है, लेकिन अधिकतम वह केवल 25,000 रुपए तक की राशि है उसका जुर्माना है वह लगा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके तहत
जो सरकारी विभागों में, प्रत्येक सरकारी विभाग में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वे होते हैं लोक सूचना अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लोक सूचना अधिकारी है, उसकी नियुक्ति है वह प्रत्येक विभाग में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कुट चुनिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। कथन सत्य है। अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग है वह प्रशस्त किया गया। अरुणा राय हैं, इन्होंने सूचना के अधिकार का आंदोलन है यह ब्यावर अजमेर से शुरू किया था। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश है वह बाध्यकारी होता है? तो यह होता है धारा 19(7). ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। जन सूचना पोर्टल है, इसके पहले चरण का उद्घाटन है वह अगस्त 2019 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है इसका उपयोग है वह शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस पोर्टल पर हम शिकायत है वह दर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन है, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जा सकता है। इसे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। यह आईटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यह असत्य है। इसके लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता है वह नहीं होती है। अब हमें राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका गठन है वह 20 अगस्त 1949 को किया गया था और इसने अपना कार्य जो प्रारंभ किया था, कार्य प्रारंभ है वह 22 दिसंबर 1949 को इसने अपना कार्य प्रारंभ है वह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग खालिस्तान से प्रभाव में आया था। तो प्रभाव में आया था 22 दिसंबर 1949 से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वह एस.के. घोष को बनाया गया था। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं वह इसके अंदर होते थे। प्रथम अध्यक्ष हैं वह एस.के. घोष को बनाया गया था। 2 सदस्य उस समय थे एन.आर. चांदोरकर और डी.एस. तिवाड़ी हैं, ये उस समय 2 सदस्य वह बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर उत्तर दें। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। कथन सत्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। 22 दिसंबर 1949 को इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ कर दिया था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे। राजस्थान के अंदर रियासत काल के अंदर 3 लोक सेवा आयोग थे। सबसे पहले जो जोधपुर के अंदर 1939 में लोक सेवा आयोग की स्थापना है वह हुई थी। 16 अगस्त 1949 को जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश जारी हुआ तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर लोक सेवा आयोग हैं इनको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त लोक सेवा आयोग है यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इसके गठन की जो शक्ति है वह संसद के पास है। इसका गठन है वह संसद कर सकती है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति है वह की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल है यह 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8 मेंबर है वह हो सकते हैं। सदस्य हैं वह टोटल 7 होते हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 2011 से पहले इसमें 5 सदस्य वह होते थे, लेकिन संशोधन करके 2 सदस्य और इसमें जोड़े गए। वर्तमान के अंदर 7 सदस्य हैं वह इसके अंदर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? अध्यक्ष या सदस्य यदि त्यागपत्र देना चाहिए तो वो राज्यपाल को देंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल है वह होता है, पद धारण करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। दूसरा है, कोई व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है तो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह कथन सत्य है। सदस्य है वह वापस सदस्य के लिए पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। यह आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष बन सकता है। यह यूपीएससी, यह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य कोई राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष है वह यह बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग हैं, इनके जो सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति हैं वह सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटा सकते हैं, लेकिन जब इन पर जांच चल रही है तो इनको निलंबित या सस्पेंड जो करने का अधिकार है वह राज्यपाल है, इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हटाने का कार्य है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड या निलंबित कर सकता है? तो निलंबित कर सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन जब ये सदस्य चुन लिए जाते हैं तो इनकी सेवा और शर्तों के अंदर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन है वह नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को नियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 318 है, इसके अंदर कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों का वर्णन है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी है, यह अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है यह राज्यपाल को सौंपती है आर्टिकल 323 के तहत। इंपोर्टेंट है आर्टिकल 323। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर आरपीएससी है, इससे परामर्श नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहां पर स्थित है? हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है, यह वर्तमान के अंदर जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है, जब इसकी स्थापना हुई 1957 के अंदर तो इसका नाम है वह ओटीएस ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के नाम से इसकी स्थापना है वह की गई। उसके बाद में इसे 1963 के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया गया जयपुर के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। वर्तमान के अंदर यह संस्थान है यह जयपुर के अंदर स्थित है। 1969 के अंदर इसका नाम है वह ओटीएस से बदलकर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है वह कर दिया गया था। नाम जो वर्तमान नाम है यह 1969 में किया गया था। हरिश्चंद्र माथुर जो प्रशासन संस्थान है इसका कार्य क्या है? यह राजस्थान के जो
प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य है वह इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? सबसे लंबा कार्यकाल रहा था DS तिवारी का। सर्वाधिक कार्यकाल DS तिवारी का रहा था। न्यूनतम कार्यकाल पूछे तो न्यूनतम कार्यकाल है वह PS यादव। न्यूनतम कार्यकाल है वह PS यादव का रहा था, केवल 37 दिन। अधिकतम कार्यकाल DS तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल श्री PS यादव। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे, वे थे NK बैरवा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे थे? JP पिलानिया, LL जोशी, SS टांक, NN मीणा। तो JP पिलानिया है, यह कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, RPSC के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो अध्यक्ष रहे थे वे थे डॉक्टर BL रावत। उसके बाद में जो अध्यक्ष रहे थे वे रहे थे राम सिंह चौहान। उसके बाद डॉक्टर दीनदयाल और उसके बाद डॉक्टर SS टांग। ये इसका क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? 2 महिला सदस्य थी जो संघ लोक सेवा UPSC की सदस्य भी रही थी। एक तो श्रीमती कांता कथुरिया और श्रीमती डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। तो 1 व 3 ऑप्शन है इसमें सही होगा। ये संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी। वर्तमान के अंदर RPSC के अंदर कौन कौन महिला सदस्य हैं? तो संगीता आर्य और मंजू शर्मा हैं, यह 2 महिला सदस्य हैं। यह RPSC के अंदर वर्तमान के अंदर हैं। प्रथम महिला सदस्य बनी थी श्रीमती कांता कथुरिया। अब हम राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसके बारे में गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? राजस्थान सरकार है, इसने 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके गठन की अधिसूचना है वह जारी की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वह किया था मार्च सन 2000 से इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान है वह किए गए हैं? तो यह किए गए हैं अध्याय 5 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसकी स्थापना है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21A के तहत है वह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? तो यह किया था मार्च 2000 से। मार्च 2000 से इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना है वह राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? तो समिति के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वह इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वे होते हैं सदस्य। राज्य के गृह मंत्री, विपक्ष के नेता हैं, ये इस समिति के सदस्य होते हैं। यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है, यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति हैं, वे भी इसके सदस्य हैं वह होते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसके अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता हैं वो इस समिति के सदस्य होते हैं। इसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल है वह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वह करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मुख्य न्यायमूर्ति इसमें नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो धारा 22 है, इसके अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है वह किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके अंदर एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। सही कथन है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यह कथन असत्य है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वह इसके अध्यक्ष है वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। यह कथन असत्य है। 1 जनवरी को नहीं, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई और मार्च 2000 से इसने अपना कार्य है वह प्रारंभ किया था। तो पहला कथन असत्य है। यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल है वह होता है। यह कथन सत्य है। इसके अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। कथन असत्य है। धारा 33 है, इसके अंदर इसे वित्तीय स्वायत्तता है वह प्राप्त है। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। यह कथन भी असत्य है। इसकी जांच एजेंसी है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में नहीं है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। सही कथन है। आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। यह कथन भी सत्य है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्यों को प्रावधान किया गया है। यह कथन असत्य है। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है वह 2006 के अंदर किया गया था। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे थे। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर किया गया? तो धारा 24 है, इसके अंदर का उल्लेख है वह किया गया है। पदावधि होती है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? यदि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो राज्यपाल हैं वह सदस्यों में से भी किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो अनुच्छेद या इसकी धारा 33 के अनुसार इसे वित्तीय स्वायत्तता है वह प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस एनके जैन, जस्टिस एस सगीर अहमद। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन हैं, ये आयोग के अध्यक्ष हैं, वह नहीं रहे थे। जस्टिस एस सगीर अहमद हैं, यह उच्च सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रहे थे। जस्टिस एस सागिर अहमद ऐसे अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रहे थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर प्रथम अध्यक्ष थी। एकमात्र महिला हैं जो अध्यक्ष रही हैं अभी तक। न्यूनतम इनका कार्यकाल था। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अध्यक्ष के पद से। जस्टिस सगीर अहमद हैं, यह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे और इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। जस्टिस अमर सिंह गोदारा यह प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, प्रकाश टाटिया, महेंद्र शर्मा, गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस रामचंद्र झाला और वर्तमान के अंदर हैं श्री गंगाराम मूल चंदानी। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे? जस्टिस अमर सिंह गोदारा, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, प्रकाश टाटिया नहीं, HR कुड़ी और महेंद्र चंद्र शर्मा और जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला है, यह इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वह रहे थे। प्रथम अध्यक्ष एकमात्र महिला अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे जस्टिस सगीर अहमद और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस अमर सिंह गोदारा और वर्तमान के अंदर हैं श्री गंगाराम मूल चंदानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो सुश्री कांता भटनागर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। सैयद सगीर अहमद। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले है वह सुन सकता है? तो 1 साल के अंदर के मामले हैं वह सुन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से। सही कथन है। किसी पीड़ित द्वारा उसमें अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, यह कथन भी सत्य है। किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, तीनों ही मामलों के अंदर यह शिकायतों की जांच है वह कर सकता है। तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे थे? सदस्य सबसे कम जो अवधि पर रहे थे वह थे नमो नारायण मीणा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार का आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देने का कार्य इस आयोग का नहीं है। यह एक सलाहकारी आयोग है। सजा देने का कार्य इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन है यह राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है और इसका उल्लेख है वह इस अधिनियम की धारा 28 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? मानवाधिकार क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, मानवाधिकार का प्रचार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों ही कार्य हैं यह राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं। सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास देश खालिस्तान की अध्यक्षता में अपनी सभ्य की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। इनके पास एक जांच एजेंसी का प्रावधान है जिसके अंदर एक जो पुलिस अधिकारी होता है वह महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है यह आया था 1993 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है यह 2000 के अंदर। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी 1999 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र है इसके अंदर जो नागरिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सामुदायिक और सामूहिक सभी अधिकार हैं, जो सभी अधिकार हैं वह इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक अधिकार हैं ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब हम लोकायुक्त के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है। ऑप्शन है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संविधानेतर एवं सलाहकारी संस्था, संविधानेतर एवं न्यायिक संस्था। तो लोकायुक्त है यह एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? राजस्थान के अंदर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति है यह 1973 के अंदर प्राप्त हुई थी। लोकायुक्त है यह कब से प्रभावी हुआ था? तो यह 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हो गया था। 3 फरवरी 1973 से यह प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं यह ID दुआ थे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त
राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो उप लोकायुक्त थे केपी मेनन। केपी मेनन है ये राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं यह आईडी दुआ थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त का कार्यकाल है यह 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। दोनों ही कथन सत्य हैं, तो 1 व 2 दोनों कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो राजस्थान के अंदर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत लोकायुक्त संस्थान है, इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन है वह किसको प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन है ये अपना राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, यह कथन सत्य है। राज्यपाल है वह लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय परामर्श किससे किससे करते हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं उनसे परामर्श करते हैं, और राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनसे वे परामर्श करके राजस्थान के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति है वह करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर तीनों ही कथन है वह सत्य हैं। लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन है ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो 1 व 2 कथन सत्य हैं, वह संसद या विधानसभा का सदस्य है वह नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता हैं। इन तीनों से परामर्श करके लोकायुक्त की नियुक्ति है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यह कथन असत्य है। उसकी नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था। तो ये 3 नंबर कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्यवाही, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अकर्मण्यता। राजस्थान में लोकायुक्त है यह भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच करता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच है वह लोकायुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री। राजस्थान के अंदर जो मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, सभी मंत्री हैं वो आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है यह इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। सचिव भी इनके दायरे में आते हैं। राज्यपाल है वह इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष ये भी इनकी जांच के दायरे के अंदर आते हैं। जिला परिषद के जो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख हैं, ये इनकी जांच के दायरे के अंदर आते हैं। पंचायत समिति के जो प्रधान और उप प्रधान हैं वे भी इनके जांच के दायरे में आते हैं। उप प्रधान हैं ये भी इनके जांच के दायरे में आते हैं। सरपंच व पंच हैं वो इनकी जांच के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह कथन सत्य है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह कथन भी सत्य है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तीनों ही कथन सत्य हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, महालेखाकार राजस्थान है और राजस्थान विधानसभा का जो सचिवालय है उसके अधिकारी और कर्मचारी हैं वह लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।
सरपंच और पंच भी इनके क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, तीनों ही ऑप्शन हैं यह सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय कर्मचारी, महालेखाकार राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 हैं, ये इनकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, इनके खिलाफ जांच कर सकता है। पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष जो हैं उनके खिलाफ भी जांच कर सकते हैं। सरपंच और पंच हैं, इनके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकते। जिला परिषद के जो प्रमुख और जिला प्रमुख हैं उनके खिलाफ भी ये जांच कर सकते हैं। लेकिन सरपंच और पंच, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ ये जांच नहीं है वह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 इसने राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। मुख्यमंत्री उसकी जांच क्षेत्र से बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उसकी सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। यह कथन असत्य है। उसकी जो सिफारिशें हैं वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके या कुछ लेकर या समय या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरे को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए पद का दुरुपयोग किया है। सत्य है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना, यह कथन भी सत्य है। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर अर्थ किया है, यह कथन भी सत्य है। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी है। चारों ही कथन है वह आरोप के अर्थ में सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? जो मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनकी जांच है वह नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फ्रेंड्स, हम महाधिवक्ता के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 165 के अंदर राज्यपाल है वह राजस्थान के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह करते हैं। महाधिवक्ता है यह राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। विधि संबंधी सलाह के लिए राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है तो महाधिवक्ता है यह कानूनी मामलों में सलाह वह देते हैं। कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पहला ही कथन गलत है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल निर्धारित करते हैं। सत्य कथन है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सहायता दे। सत्य कथन है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल का कार्यकाल, ये सभी महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते हैं, महाधिवक्ता के जो कार्यकाल है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, यह कथन सत्य है। आर्टिकल 177 के अंदर ये राज्य विधानसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना भाषण भी दे सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार है वह नहीं है। उसे विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, यह कथन असत्य है। तो केवल एक कथन है वह सत्य है। आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता हैं और राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपना भाषण है वह दे सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार उनको नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों में कौन सा विकल्प सही है? राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासलीवाल हैं, यह राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है? तो आर्टिकल 177 है, इसके अनुसार ये राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार है वह नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम राजस्थान वित्त आयोग के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायत है, इनके लिए जो अनुच्छेद है वह है 243 झ या आई, इसमें पंचायतों के लिए। और शहरी निकायों की बात करें तो शहरी जो निकाय हैं उनके लिए आर्टिकल 243 वाई या मैं, इसके अंदर वित्त आयोग का जो वित्त आयोग है इसका जो उल्लेख है वह किया गया है। पंचायतों के लिए 243 झ या आई, शहरी निकाय हैं उनके लिए 243 वाई या मैं, इसके अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान के अंदर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह थे कृष्ण कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। राजस्थान के अंदर जो छठा वित्त आयोग है इसका कार्यकाल है वह 2020 से 2025 तक है। राज्य जो वित्त आयोग है इसका गठन है वह राज्यपाल करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल हैं, इसका गठन है वह करते हैं। छठा वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं वह प्रद्युमन सिंह हैं, सदस्य इसके अशोक लोहाटी हैं। लेकिन आयोग का जो गठन है यह दिसंबर 2020 के अंदर नहीं किया गया था। इसका गठन है यह 12 अप्रैल 2021 को किया गया। इसका कार्यकाल है वह 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग है, यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में राज्यपाल को अनुशंसा है करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रद्युमन सिंह हैं, यह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2020-21 से 2024 तक। वर्तमान के अंदर ज्योति किरण है, यह 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष 2010-11 से 14-15। ज्योति किरण है, यह 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष रही थी जो था 2015 से 2020। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सुमेलित नहीं है। प्रथम जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष रहे थे कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल हैं, यह प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे 1995 से 2000। दूसरा जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष रहे थे हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005। तीसरा जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष रहे थे माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010 तक। चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष रहे थे बीडी कल्ला 2010 से 15। और 5वां वित्त आयोग में ज्योति किरण और छठे में प्रद्युमन सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, यह कथन सत्य है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, सभी कथन सत्य हैं। अब हम राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसके बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 15 मई 1999 के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर है वह जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, यह एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है।
इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। ऑप्शन नंबर 1 है वह असत्य है। इसकी जो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के अंदर जो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है वह है रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कथूरिया है, यह राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। वर्तमान में है रेहाना रियाज चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन है राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही थी? लाडली कुमारी जैन, सुमन शर्मा, नगेंद्र बाला, पवन सुराणा। तो नगेंद्र बाला हैं, यह राजस्थान राज्य महिला आयोग की कभी भी अध्यक्ष नहीं रही हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो पहली अध्यक्ष कांता कथूरिया, उसके बाद पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाडली कुमारी जैन, सुमन शर्मा और वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती हैं, यह राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। आयोग है, इनका कार्य दंडित नहीं करना होता है, इनका कार्य होता है सलाह देना। तो सलाहकारी और एक सांविधिक निकाय है राजस्थान राज्य महिला आयोग, यह है सजा देने का कार्य इसका नहीं है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? धारा 11 है, इसके अंदर इसके कार्यों का उल्लेख है वह किया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। इसमें से एक सदस्य है वह SC या ST की महिला, एक सदस्य है यह OBC और अन्य होती हैं। नियुक्ति राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है। त्यागपत्र भी ये मुख्यमंत्री को देते हैं। वेतन, सेवा शर्तें, हटाने की प्रक्रिया और वार्षिक रिपोर्ट सभी राजस्थान सरकार करती है।